Hello everyone. Today our topic is control access protocols. प्रीवियस टॉपिक में हमने रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल को देखा था, जिसमें कि कोई भी स्टेशन रैंडमली शेयर मीडियम को एक्सेस कर पा रहा था। लेकिन यहाँ पे जो है स्टेशंस को अगर डेटा सेंड करना है तो ये कंट्रोल्ड मैनर पे होगा। जब तक कि उसको अथॉरिटी नहीं मिल जाएगी तब तक कि स्टेशन डेटा सेंड नहीं कर पाएगा, और जिससे कि हम नंबर ऑफ कोलिजन को मिनिमाइज कर पाएंगे। तो मेनली यहाँ पे हम 3 मेथड देखेंगे। फर्स्ट इज रिजर्वेशन, सेकेंड इज पूलिंग और थर्ड इज टोकन पासिंग। तो फर्स्ट टॉपिक है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन मेथड मेनली जैसे हम मूवी या रेलवे में रिजर्वेशन कराते हैं उस तरह का ही कुछ प्रोसेस यूज़ करता है। इसमें जो है टाइम डिफरेंट इंटरवल्स में डिवाइडेड होते हैं, और एक एक इंटरवल हर स्टेशन को जो है प्रोवाइडेड होता है। जैसे n नंबर ऑफ स्टेशंस हैं तो n नंबर ऑफ जो है क्या होंगे, स्लॉट्स होंगे, और एक एक स्लॉट जो है हर स्टेशन को मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम मूवी में जाते हैं तो हर पर्सन को एक एक सीट जो है अलॉटेड होती है, पर पर्सन एक एक सीट हर किसी को मिलता है। तो उसी तरह जो किया हर स्टेशन को यहाँ पे एक एक जो है स्लॉट मिलता है। तो जैसे मान लीजिए किसी स्टेशन को रिजर्वेशन करवाना है तो अपने स्लॉट में वो रिजर्वेशन करवाता है, और एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए जो है सारे स्टेशन ने रिजर्वेशन करवा लिया, तो उसके बाद फिर डेटा ट्रांसमिशन स्टार्ट हो जाता है। जैसे 12 से 3 की मूवी के लिए आप जाते हैं तो 12 से 3 की मूवी के लिए जो रिजर्वेशन होगा वो पर्टिकुलर टाइम तक ही होगा। उसके बाद जैसे मूवी स्टार्ट हो गई तो कोई भी रिजर्वेशन एक्सेप्ट या बुकिंग एक्सेप्ट नहीं होती है। तो यहाँ पे भी पर्टिकुलर एक टाइम इंटरवल के लिए जो रिजर्वेशन है एक्सेप्ट हो जाने के बाद डेटा ट्रांसमिशन उसी ऑर्डर में स्टार्ट होता है जिस ऑर्डर में रिजर्वेशन हुआ था। फिर फर्स्ट सिस्टम जिसने रिजर्वेशन कराया था उसका डेटा ट्रांसमिशन कंप्लीट हो जाने के बाद जिसने सेकंड में रिजर्वेशन कराया था उसको डेटा ट्रांसमिशन के लिए शेयर्ड चैनल मिलता है। तो इस तरीके से है सारे स्टेशन जिसने फर्स्ट इंटरवल में रिजर्वेशन कराया था उनका डेटा ट्रांसमिशन कंप्लीट हो जाने के बाद सेकंड इंटरवल स्टार्ट होता है, और कंटिन्यूअसली यहाँ पे सारे स्टेशन जो हैं जिनको डेटा ट्रांसमिशन करना है अगेन फिर से रिजर्वेशन करवाते हैं, और यही प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलते रहता है। तो इस चीज़ को हम आगे डायग्राम में अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग डायग्राम में इजीली देख सकते हैं। ये जो है रिजर्वेशन फ्रेम है। सपोज हमने 5 नंबर ऑफ स्टेशंस लिए हुए हैं, तो हर स्टेशन के लिए एक एक स्लॉट जो है यहाँ पे असाइंड है। अब जैसे मान लीजिए स्टेशन 1 को डेटा ट्रांसमिट करना है तो वो एक सिंगल बिट उस पर्टिकुलर स्लॉट में ट्रांसमिट कर देता है। जैसे एक बिट स्टेशन 1 ने यहाँ पे ट्रांसमिट किया हुआ है, इट मीन्स कि स्टेशन 1 को डेटा ट्रांसमिट करना है, स्टेशन 1 ने रिजर्वेशन करवा लिया है। अब पर्टिकुलर इंटरवल के लिए मान लीजिए सिर्फ स्टेशन 1 ही डेटा ट्रांसमिट करता है, तो इस 1 बिट को ट्रांसमिट करता है, तो इस इंटरवल में सिर्फ स्टेशन 1 ही डेटा को ट्रांसमिट करेगा। अब जैसे ही ये इंटरवल कंप्लीट हो जाता है उसके बाद स्टेशन 1 को डेटा ट्रांसमिशन का मौका मिलता है और वो डेटा ट्रांसमिशन स्टार्ट कर देता है। जैसे ही उसका डेटा ट्रांसमिशन कंप्लीट हो जाएगा तो ये अगला फिर रिजर्वेशन के लिए अगला इंटरवल स्टार्ट होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्टेशन 1 ने अगेन रिजर्वेशन कराया है, और साथ ही साथ स्टेशन 3 और 4 ने भी रिजर्वेशन करवाया हुआ है। अभी यहाँ पे 2 और 5 ने रिजर्वेशन नहीं कराया है। तो सपोज यहाँ पे जो रिजर्वेशन का ऑर्डर था स्टेशन 3 ने पहले कराया था, फिर स्टेशन 4 ने कराया था, उसके बाद स्टेशन 1 ने कराया था। तो इसी ऑर्डर में ही डेटा ट्रांसमिशन होगा। मीन्स पहले स्टेशन 3 डेटा ट्रांसमिट करेगा,
फिर स्टेशन 4 डेटा ट्रांसमिट करेगा, आफ्टर दैट लास्ट में स्टेशन 1 डेटा को ट्रांसमिट करेगा। तो इस तरीके से हम शेयर्ड मीडियम में कोलिजन के जो चांसेस होते हैं उसको मिनिमाइज करते हैं और सक्सेसफुली डेटा को ट्रांसमिट करते हैं इस मेथड से। नाउ सेकेंड पॉइंट इज पूलिंग। ये मेनली डिफरेंट टोपोलॉजीज के साथ काम करता है और इसमें जो है आप लोग यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी या मास्टर स्लेव का कॉन्सेप्ट होता है। तो जैसे डेटा ट्रांसमिट करना है तो सारी चीज़ों को यहाँ पे प्राइमरी स्टेशन ही हैंडल करता है। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ये प्राइमरी स्टेशन है, अब प्राइमरी स्टेशन को डेटा ट्रांसमिट करना है सेकेंडरी स्टेशन को, तो ये एक सेलेक्ट फ्रेम जो है सेंड करता है और जो पर्टिकुलर स्टेशन इसका एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा तो प्राइमरी स्टेशन समझ जाता है कि इस स्टेशन को डेटा की नीड है या इस स्टेशन जो है डेटा चाह रहा है, तो उस पर्टिकुलर सेकेंडरी स्टेशन को ये प्राइमरी स्टेशन डेटा ट्रांसमिशन स्टार्ट कर देता है। आफ्टर सक्सेसफुली रिसीविंग द डेटा, ये सेकेंडरी स्टेशन जो है उसके लिए एक एक्नॉलेजमेंट रिटर्न करता है ताकि प्राइमरी स्टेशन को ये पता चल जाता है कि जो डेटा मैंने सेंड किया था ये सक्सेसफुली रिसीव हो चुका है। तो विद द हेल्प ऑफ सेलेक्ट ऑपरेशन प्राइमरी स्टेशन किसी भी सेकेंडरी स्टेशन को डेटा सेंड करता है। सेकेंड डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं, अगर मान लीजिए किसी प्राइमरी स्टेशन को डेटा की नीड सेकेंडरी स्टेशन से है, कोई सेकेंडरी स्टेशन प्राइमरी स्टेशन को डेटा सेंड करना चाहता है, तो इस सिचुएशन को भी प्राइमरी स्टेशन ही हैंडल करता है। ये एक पुल मैसेज सारे स्टेशन को सेंड करता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल के लिए इस प्राइमरी स्टेशन ने एक पुल फ्रेम जो है नोड 1 को ट्रांसमिट किया। अब नोड 1 के पास या स्टेशन 1 के पास कोई भी डेटा ट्रांसमिट करने के लिए नहीं है प्राइमरी स्टेशन को, तो क्या करेगा, एक सिंपली नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट प्राइमरी स्टेशन को भेज देगा। इससे प्राइमरी स्टेशन समझ जाता है कि इस पर्टिकुलर स्टेशन के पास कोई भी डेटा सेंड करने के लिए नहीं है। फिर प्राइमरी स्टेशन एक पुल मैसेज नेक्स्ट नोड बी को भेजता है। तो जैसे ही इसको ये पुल मैसेज मिलता है, अगर इसके पास डेटा सेंड करने के लिए है तो डायरेक्ट ये डेटा फ्रेम के फॉर्म में उसको रिप्लाई करता है। अब ये डेटा फ्रेम सक्सेसफुली प्राइमरी स्टेशन को रिसीव हो जाने के बाद एक एक्नॉलेजमेंट के फॉर्म में जो है सेकेंडरी स्टेशन को रिप्लाई करेगा, ताकि सेकेंडरी स्टेशन को ये पता चल जाए कि जो डेटा मैंने सेंड किया हुआ था प्राइमरी स्टेशन को वो सक्सेसफुली प्राइमरी स्टेशन रिसीव कर चुका है और ये कंटिन्यूअसली डेटा सेंड कर सेकेंडरी स्टेशन करते रहता है और उसके अगेंस्ट में ये एक्नॉलेजमेंट भेजता है। जब तक कि डेटा कंप्लीट नहीं हो जाता ये प्रोसेस चलता रहता है। तो इस तरीके से जो है मास्टर स्लेव के कॉन्सेप्ट से पूलिंग मेथड वर्क करता है। आगे इसका हम थ्योरी देखते हैं। यहाँ पे आप लोग सेलेक्ट और पुल का जो कॉन्सेप्ट हमने डायग्राम में देखा उसको समझ सकते हैं। सेलेक्ट फंक्शन जो है प्राइमरी स्टेशन जब कोई डेटा सेकेंडरी या स्लैब को सेंड करना चाहता है तो उस केस में इस फंक्शन का यूज़ करता है। और पुल का जो कॉन्सेप्ट है, पुल फंक्शन जब प्राइमरी स्टेशन किसी सेकेंडरी डिवाइसेस से डेटा चाह रहा है तो इस पुल फंक्शन का यूज़ करके सेकेंडरी डिवाइसेस से डेटा लेता है। तो यहाँ पे आप लोग थ्योरी को नोट कर सकते हैं। ओके, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट मेथड, टोकन पासिंग। बिफोर अंडरस्टैंड द concept we have to know what is token। टोकन क्या होता है? टोकन एक स्मॉल मैसेज होता है जो कि स्पेशल बिट पैटर्न को कंटेन करता है और यही टोकन डिफरेंट स्टेशंस को परमिशन प्रोवाइड करता है
कि कौन सा स्टेशन शेयर मीडियम को यूज़ करने वाला है। तो इसी के बेस पे ही हर स्टेशन को एक अथॉरिटी मिलती है। अब टोकन पासिंग में नेटवर्क जो है लॉजिकल रिंग के फॉर्म में ऑर्गेनाइज होता है, और जो कोई करंट सिस्टम है, हर करंट सिस्टम का एक प्रीडिसेसर होगा और एक सक्सेसर होता है। तो प्रीडिसेसर वो सिस्टम होता है जहाँ से करंट सिस्टम टोकन रिसीव करता है, और सक्सेसर वो सिस्टम होता है जिसको करंट सिस्टम अभी टोकन पास करने वाला है। तो इसके बेसिस पे जो है टोकन पासिंग क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, और ये डिपेंड करता है नेटवर्क के एल्गोरिथम के ऊपर, किसी भी फॉर्म में नेटवर्क में मूव करते रहता है। तो जिस स्टेशन के पास टोकन होगा वही स्टेशन जो है डेटा ट्रांसमिट कर सकता है, अदर स्टेशन तब तक टोकन का वेट करते हैं। अब इस चीज़ को हम आगे डायग्राम में और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं सारे स्टेशन जो है एक रिंग के फॉर्म में हैं, और एक ये आप जो है टोकन है जो कि यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसका डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है और क्लॉकवाइज भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है नेटवर्क के एल्गोरिथम के ऊपर। तो सपोज स्टेशन 1 करेंट सिस्टम है, जैसे मैं अभी बता रहा था, तो इसका जो प्रीडिसेसर होगा जहाँ से टोकन स्टेशन 1 को मिला है वो स्टेशन 4 होगा, और इस स्टेशन 1 का सक्सेसर जो होगा जिसको अभी टोकन स्टेशन 1 सेंड करने वाला है वो स्टेशन 2 होगा। तो यहाँ पे जैसे स्टेशन 1 ने टोकन को पास कर दिया है स्टेशन 2 को, अब स्टेशन 2 इसकी ऑक्यूपाई कर लेगा। जैसे मान लीजिए इसको डेटा सेंड करना है तो इस टोकन को स्टेशन 2 अपने पास रखेगा, और जैसे ही वो अपने पास टोकन को रखेगा तो वो शेयर मीडियम में डेटा ट्रांसमिशन के लिए ऑथराइज हो जाएगा। अब जो है वो डेटा ट्रांसमिशन स्टार्ट करेगा। अब डेटा ट्रांसमिशन कंप्लीट हो जाने के बाद उस टोकन को स्टेशन 2 क्या करेगा, रिलीज कर देगा। फिर अगेन ये टोकन जो है इस रिंग में कंटिन्यूअसली मूव होना स्टार्ट हो जाएगा, और जिस नेक्स्ट स्टेशन को डेटा ट्रांसमिट करना है वो स्टेशन फिर से उस टोकन को ऑक्यूपाई करके सेम प्रोसेस को हैंडल करेगा। तो इस तरीके से जो है टोकन पासिंग वर्क करता है। अब इस फ्लो को हम कैसे वर्क करता है इस चीज़ को आगे एक फ्लो चार्ट से समझते हैं। यहाँ पे आप लोग फ्लो चार्ट में देख सकते हैं टोकन पासिंग कैसे वर्क करता है। स्टार्ट होता है, फिर हर स्टेशन जो है टोकन के लिए वेट करेगा, वेट फॉर द टोकन। फिर जैसे ही टोकन कैप्चर हो गया, टोकन जो है हर स्टेशन के एनआईसी में आता है। जैसे हर स्टेशन जो है एक शेयर मीडियम से अटैच्ड है, जुड़ा हुआ है, तो मेन केबल के पास एक एनआईसी लगा हुआ होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो वहाँ पे जैसे आ गया, तो अगर मान लीजिए उस स्टेशन को डेटा सेंड करना है तो वो उसको कैप्चर कर लेगा, टोकन को अपने पास रख लेगा और डेटा फ्रेम सेंड करना स्टार्ट कर देता है। अब ये टोकन जो है हर सिस्टम को पर्टिकुलर एक टाइम के लिए मिलता है। अगर अभी सपोज मान लीजिए किसी स्टेशन को 5 सेकेंड के लिए मिला हुआ है, अगर 5 सेकेंड कंप्लीट नहीं हुआ है तो डेटा ट्रांसमिशन अगर बचा है तो कंटिन्यूअसली ये राउंड एंड राउंड जो है डेटा ट्रांसमिशन चलते रहता है। अगर मान लीजिए अलॉटेड टाइम एक्सपायर हो गया तो क्या होगा, आपको उस स्टेशन को टोकन को रिलीज करना पड़ता है और वो कंटिन्यूअसली फिर से रिंग में मूव करना स्टार्ट कर देता है। अगर मान लीजिए किसी स्टेशन को डेटा सेंड नहीं करना है तो वो डायरेक्टली यहीं से क्या कर देगा, उसको रिलीज कर देगा और नेक्स्ट अपने सक्सेसर के पास भेज देता है। तो इस तरीके से जो है टोकन का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूअसली वर्क करता है। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल्स के डिफरेंट मेथड्स देखे इस वीडियो में।
तो आगे हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।